अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक जो आपको बताया गया था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो तीन चीज़ों के बारे में आपको पता होना लाजमी है। एक तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जिनका पहले से इल्म होना बहुत लाजमी है, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। उन टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम नंबर 1, वो है मरकज़ी असाबी निज़ाम। उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक दिमाग आ जाता है और एक हरम मग़ज़ आ जाता है। दिमाग मतलब ब्रेन और हरम मग़ज़ मतलब स्पाइनल कॉर्ड। अब जो भी मेडिसिन इन दोनों चीज़ों को एक्साइट करेगी या तहरीक देगी वो CNS स्टिमुलेंट्स हो जाएंगे। मतलब दोबारा से, कोई भी मेडिसिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी असाबी निज़ाम को, मरकज़ी असाबी निज़ाम को एक्साइट करेगी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगी। और जो भी मेडिसिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दबाएगी या डिप्रेस करेगी, उसके जितने काम हैं उनको रिलैक्स करेगी कि तो वो CNS डिप्रेसेंट हो जाएगी। CNS स्टिमुलेंट्स जो है उनकी जो दर्जा बंदी क्लासिफिकेशन आपकी किताब में दी गई है वो ठीक नहीं है। जो उनकी प्रॉपर CNS स्टिमुलेंट्स हैं उनको जो डिवाइड किया जाता है उसमें कुछ ड्रग्स होती हैं, इनको एम्फेटामीन्स कहते हैं। फिर कोकेन है, फिर कैफीन है, फिर डेक्समेटाफीन है, नशावर चीज़ें लाइक आइस है, निकोटीन है, निकोटीन यानी स्मोकिंग के अंदर जो शामिल होती है निकोटीन वो, और सिंथेटिक कैथिनॉन्स है। उसके बाद CNS स्टिमुलेंट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं हम कन्वल्सेंट्स में, जो कि तशन्नुज यानी कि एक किस्म की हरकतें जो कि इनवॉलंटरी हरकतें होती हैं, जिस तरह से एपिलेप्टिक में, मिर्गी के मरीजों में होती हैं। दूसरा होता है एनालेप्टिक्स होते हैं जो दिमाग पे असर करते हैं, नींद करते हैं। और उसके बाद साइकोस्टिमुलेंट्स हैं जो दिमागी असाबी निज़ाम को जो है वो ऑल्टर करते हैं। जो कन्वल्सेंट्स हैं उसमें स्ट्रिचनिन आ जाता है, कुचला, नक्स वॉमी का जिसका हमने जिक्र किया था। फिर माइक्रोटॉक्सिन आ जाता है। एनालेप्टिक्स में आ जाता है डॉक्साप्राम, और साइकोस्टिमुलेंट्स में आता है एम्फेटामीन्स, लोडिपीन्स, मिथाइलफेनिडीन, पैमोलिन, एंटॉक्सिमेटीन, कोकेन वगैरह जो बाकी आपको मैंने बताया। ये CNS स्टिमुलेंट्स या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे मरकज़ी असाबी निज़ाम को तहरीक देने वाले या उनको एक्साइट करने वालों मेडिसिन में शामिल हैं। दूसरा है CNS डिप्रेसेंट्स। कुछ अद्वियात इसमें से ऐसी हैं जिनके नाम जो है वो मिलते जुलते हैं, वो तो इसलिए इनकी टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लफ्ज़ है ट्रैंकुलाइजर्स। अब ट्रैंकुलाइज़र एक जर्मन टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर सेडेटिव्स भी आते हैं, उसके अंदर हिप्नोटिक्स भी आते हैं। ये दोनों मेडिसिन का काम सिर्फ सुकून प्रोवाइड करना है। इन दोनों मेडिसिन का काम जो है वो सुकून प्रोवाइड करना है। अगर आप अवर्ट जो है हिप्नोटिक्स या सेडेटिव्स या ट्रैंकुलाइजर्स का करेंगे गूगल के अंदर तो उनका एक ही आएगा, ये तीनों सुकून आवर या नींद पैदा करने वाली नशावर चीज़ें, नशावर याद। फिर द वर्ड है एनाल्जेसिक्स। इसका मतलब है कि दर्दकश, एनाल्जेसिक्स, एनाल्जीजिया। उसमें अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल होती है दर्द के लिए तो एनाल्जेसिक्स कहलाती है। इसको करना मतलब है इसका दर्दकश। फिर नरकोटिक्स का मतलब है मंशियात। फिर कुछ मेंटल स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिप्रेशन का मतलब है जहनी दबाव में होना। कन्वर्जन का मतलब है तशन्नुज, ठीक है, झटके लगना, कभी तारी होना। एंटी कन्वर्जन क्या होता है? तशन्नुज को दूर करने वाली अद्वियात, एंटी कन्वर्जन्स। साइकोटिक का मतलब है कि शदीद नफसियाती मरीज़। एंटी साइकोटिक का मतलब है कि उस नफसियाती मरीज़ का
कश अद्वियात। मेनिया का मतलब आम तौर पे है पागलपन, लेकिन मेनिया जो है वो हालत ऐसी होगी मरीज़ की कि उसके मजाज या जज्बात जो है उनमें कई सतह तक बढ़ चुके होंगे, और वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पे इंतहाई एग्रेसिव होगा, यानी उसकी सरगर्मी इंतहाई बड़ी होगी। तो मेनिया को आप पागलपन भी कह सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स को या इन जो हमारे अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं आपकी किताब में, अगर आप इनके मतलब सही तरीके से समझ लेंगे तो बहुत सारी मामलात में आप इनके मुतल्लिक जो अद्वियात हैं उनको समझने में आसानी होगी। डिप्रेशन जो है वो एक ज़हनी बीमारी है। इसमें इंसान जो है वो इंतहाई ज़हनी दबाव में होता है। एक मनफी तौर पर इंसानी सोचने के अंदाज को वो बढ़ाती है, मनफी इरादे को। जो काम आप आम तौर पे खुशी महसूस करते थे वो करने में, उसमें आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, आपकी दिलचस्पी उसमें कम हो जाती है। इंसान एक अफसरदगी, अफसोस की हालत में रहता है, उदास रहता है। तो डिप्रेशन की पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि डिप्रेशन है क्या। आपके पास अक्सर मरीज़ ऐसे आएंगे जो कि डिप्रेशन का, ये ज़हनी दबाव का शिकार होंगे, बहुत ही अफसरदा हालत में होंगे। समटाइम्स उनकी अफसरदा हालत जो है उसके पीछे कोई रीज़न भी वाक़या हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई किसी ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर जो है वो घर के डोमेस्टिक हालात जो हैं वो, किसी खुदा न खास्ता किसी बच्चे की वफ़ात या किसी रिश्तेदार की वफ़ात। बच्चों में भी डिप्रेशन आजकल देखा गया है कि वालिदैन की बिला वजह प्रेशर की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़हनी दबाव में चले जाते हैं। उनका इंटरेस्ट जो है वो जिस चीज़ को वो पहले पसंद करते थे, खेलना या पसंद करते थे पढ़ना, उसमें कम हो जाता है। डिप्रेशन की दूसरी वजूहात में से एक वजह जो है वो केमिकल इम्बैलेंस भी है। दिमाग के अंदर हमारे कुछ केमिकल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक न्यूरॉन, एक नस या एक हिस्सी दिमागी असाब से दूसरे असाब के हिस्से को जाके अफेक्ट करने में। वो तीन ऐसे केमिकल्स हैं। नंबर 1 उसमें डोपामीन है, फिर सेरोटोनिन है, और फिर नॉरएपिनेफ्रिन है। तो बारी बारी इन तीनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो उसके बाद आपका जो मेडिसिन्स है उनको समझना आसान हो जाएगा। सेरोटोनिन जो है वो एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर है या हार्मोन भी है। ये आपके मरकज़ी असाबी निज़ाम और आपके पूरे जिस्म के अंदर जो है खुलियों के दरमियान, असाबी खुलियाँ यानी न्यूरॉन्स के दरमियान पैगाम लेकर जाता है। ठीक है, उसके बाद डोपामीन आ जाता है। डोपामीन जो है उसको फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जो फीलिंग गुड, अगर कोई बंदा अच्छा महसूस करे, खुशी महसूस करे, उसको वो भी कहते हैं फीलिंग गुड हार्मोन। दिमाग के उन हिस्सों में काम करती है जो आपको खुशी, इम्तनान और हौसला अफजाई काम करते हैं। जो हमारी फीलिंग है जिसमें हम हैप्पी महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, तो अगर वो डोपामीन इंक्रीज होगा जिस्म के अंदर तो हमें ये फीलिंग्स जो हैं वो हमारी बढ़ जाएंगी। इस तरीके से अगर जब डोपामीन कम हो जाएगा तो इम्तनान और डिप्रेशन और बाकी सारे मामला जो हैं वो उसमें आना शुरू हो जाएंगे। डोपामीन अक्सर जो है वो यादाश्त और मूड, नींद, सीखने के इर्तिका यानी कि क्रिएशन, क्रिएटिविटी के, तहरीक के, ठीक है, इमेजिनेशन हो गया, उसके दीगर जिस्मानी अफ़ाल को भी कंट्रोल करती है। डोपामीन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारी दीगर असाबी और महसूसात जो हम महसूस करते हैं, जज्बात को, उनको कंट्रोल करने में बड़ा हेल्पफुल करता है। मुस्बत जो है महसूसात को कंट्रोल करने में आती है। नॉरएपिनेफ्रिन तीसरा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है
جو دماغ کے اندر حوصلہ افزائی، ٹھیک ہے، توجہ یا سٹریس کنٹرول، تناؤ کو کنٹرول کے لیے بھی اہم رول پلے کرتا ہے. سو اگر آپ ان تینوں نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آگے جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ان تینوں کی اگر جسمانی طور پہ ان کے اندر کمی محسوس ہو تو وہ ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس اس کا باعث بنتی ہے، اور ان کی جو اگر ذاتی ہو تو وہ اس میں مثبت کردار ادا کرتے ہیں. اینٹی ڈپریسنٹس کے اندر پھر دو کیٹیگریز آ جاتی ہے میجرلی. ایک ہے مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرس اور نمبر 2 ہے ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مونو امین آکسیڈیز انزائم کرتا کیا ہے اور اس کو انہیبٹ کیوں کرنا ہے. مونو امین آکسیڈیز جو ہے انزائم وہ کیا کرتا ہے، وہ ان تینوں ہارمونس کو جس طرح سے سیروٹونن ہے، ڈوپامین ہے، نور ایپی ہے، ان کو ڈیگریڈ کرتا ہے، ان کو توڑتا ہے، تو ان کی جسم میں کمی محسوس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کی ڈیگریڈیشن کو روک لیں گے تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، سیروٹونن، ڈوپامین اور نور ایپی بڑھ جائے گا. تو ان تینوں کے بڑھنے سے کیا ہوگا، پھر سے وہ خوشی اور وہ اطمینان اور حوصلہ افزائی، کنسنٹریشن، فوکس، ہمارا زندگی میں انٹرسٹ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. خاص طور پہ ان میں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جن میں ڈپریشن آلریڈی جو ہے ایک اعصابی ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ نے اس کو ڈائگنوز کر چکا ہوتا ہے. اسی میں ہی ہم اینٹی ڈپریسنٹ یوز کرتے ہیں، اور 6 سال کے بچوں سے کم میں ہم یہ میڈیسنز یوز نہیں کرتے. مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرس کے اندر پھر 4 میڈیسن ہیں. ایک ہے سلیجلین، آئسو کاربوکسازیڈ، فینیلزین اور ٹرانس سائکلوپرومامین. ان میڈیسنس کا نام یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آبویسلی جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو یاد رہتی ہیں، تو وہ ان کو استعمال کرنا ان کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، یاد رکھنا مشکل کام نہیں ہوتا. دیکھیں پہ اس کے بعد آپ کو ان کے سائیڈ ایفیکٹس یاد رکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اوبویسلی آپ نے 5 سے 6 سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ ان میں کامن ہے. اوبویسلی سینٹرل نروس ڈپریسنٹ ہے تو وہ بلڈ پریشر کو ڈراپ کرے گا، اور اگر سینٹرل نروس سسٹم کے اندر بلڈ پریشر کو ڈراپ کرے گا، پھر اس کے بعد سمپتھیٹک ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی، جو اس کی وجہ سے پھر ڈرائی ماؤتھ ہونے کا چانسز زیادہ ہیں. پھر انسومنیا، نیند کا نہ آنا، وامٹنگ اور نوزیا تو ہے ہی. پھر اس کے بعد ڈیزینس ہے، چکر آنا. پھر اس کے بعد یورین پاس کرنے میں، اسٹارٹ کرنے میں جو ہے ان کو مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد بلرنگ آف ویژن ہے، دو نظر آنا یا ڈبل ویژن آنا. ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس، اب ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انہی 3 ہارمونس، انزائمس یا نیورو ٹرانسمیٹرس، انزائمس تو نہیں کہیں گے، نیورو ٹرانسمیٹرس اور ہارمونس کی ری اپٹیک کو کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ری اپٹیک کم ہو جاتی ہے تو ان کی تعداد جو ہے نیورونس کے اندر بڑھ جاتی ہے، اعصابی نظام میں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اس میں وہ موسٹلی جو ہے آ جاتا ہے ایمیٹرپٹالین، ایموکسیپین، پروٹرپٹالین، نورٹرپٹالین، ڈیسی پرامامین اور نورٹرپٹالین جو آپ کو بتا دیا گیا. اب اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یاد رکھنا آسان ہے. جو سائیڈ ایفیکٹس مونو امین آکسیڈیز کے ہیں، انہیبیٹرس کے، وہی سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کے ہیں. یہاں تک ہمارا پارٹ 1 جو ہے سی این ایس ڈرگس کا، جس میں سی این ایس اسٹیمولنٹس اور سی این ایس ڈپریسنٹس کا پارٹ 1 ختم کرتا ہوں. وہ یاد رکھیے گا کہ اینٹی ڈپریسنٹس جو ہیں وہ سی این ایس اسٹیمولنٹس ہیں، وہ اسٹیمولیٹ کریں گے انہی ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرس کو، ڈوپامین، سیروٹونن اور نور ایپینفرین کو.